बहुत लोग सिर्फ 6 महीने की डीएसए प्रैक्टिस या कोडिंग से भी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ क्लियर करते हैं। सिलेबस ही काफ़ी अलग है। का कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग तो ये भी सोच रहे थे नेक्स्ट ईयर एक बार और ट्राई करेंगे आईआईटी का या जेईई का। कुछ भी करें, आप कैसी भी तैयारी करें, कितना भी पढ़ाई करें, आप साथ में मस्ती तो कर ही सकते First of all, welcome to Next Gen Bharat, ma'am, and thank you so much for accepting our invitation. ओके, थैंक यू गाइस फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप ये सेशन सारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल हो। माई सेल्फ वर्षा गुप्ता और मैं ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर से 23 बैच की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मेरा डिपार्टमेंट था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैं इसरो साइंटिस्ट के लिए सेलेक्ट हुई हूँ और इसरो साइंटिस्ट 23 एग्ज़ाम और करेंटली मैं अभी आईआईटी दिल्ली में एमटेक कर रही हूँ सेकेंड ईयर। जैसा कि आप हमारी सीनियर है, एक तरह से देखें तो 2025 बैच के पास आउट है। स्टार्ट करते हैं, मैम। जैसे ही सबकी जर्नी स्टार्ट होती है स्कूल से ही, एंड सबसे पहले तो जैसे आपका स्कूल लाइफ में एकेडमिक्स कैसा रहा था और आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेशन रहा था। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल लाइफ मैंने स्कूलिंग काफ़ी स्कूल से की है। मतलब बहुत सारे मेरी पूरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से ही हुई है, बट बहुत सारी केवी से हुई है क्योंकि मेरे पापा सीआरपीएफ में थे तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। बट मैंने सबसे ज़्यादा मेरा स्कूल टाइम मेरा केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर से मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने 6th से 12th क्लास तक मैंने मेरी स्टडीज़ की थी। और एकेडमिक्स की बात करें सो एकेडमिक्स बचपन से ही अच्छा था। सो स्कूल में 12th तक पूरी स्कूल लाइफ मेरी एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी रही है। सो उसमें कोई इशू नहीं रहा। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें सो डांस और स्पोर्ट्स को छोड़ के मैं ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। बी इट एनी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, कोई सिंगिंग कंपटीशन हो गया और खासकर जो माइक हैंडलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेट, स्पीच, एंकरिंग या किसी फंक्शन में कुछ माइक हैंडलिंग करना वगैरह। सो मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। या बेसिकली कल्चरल नहीं पसंद था। नहीं, कल्चर ऐसा नहीं मुझे पसंद नहीं था, बट मेरा स्किल्स नहीं था ना स्पोर्ट्स में ना डांस में। मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। एक बार पार्टिसिपेट करने के बाद लगा मुझे नहीं करना चाहिए नेक्स्ट टाइम से, तो इसलिए मैंने डांस और स्पोर्ट्स छोड़ दिया। एंड देन मैम, जेई की प्रिपरेशन वो आपने कहाँ से करी थी और फिर वो कैसी रही थी। ओके, जेई का ऐसा सीन था कि मैं एकेडमिक्स को लेके भले ही बहुत सीरियस थी, बट मुझे 10th तक नहीं पता था जेई क्या होता है और आईआईटीज क्या होते हैं। मुझे कोई रोड मैप, कोई डायरेक्शन कुछ नहीं था। 10th तक जो भी था सेल्फ स्टडी था, स्कूल की पढ़ाई वगैरह। 11th 12th में मैंने कोचिंग लिया। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था लाइक आकाश समथिंग ऐसा वगैरह नहीं था, लेकिन नॉर्मल कोचिंग ट्यूशन क्लासेस ली है और उसमें ट्यूशन टीचर के थ्रू पता चला क्योंकि वो थोड़ा जेई साइड भी पढ़ाते थे, 11th 12th का भी पढ़ाते थे, बट एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर करते थे जो जेई वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सो उसके थ्रू मैंने मन बनाया और तभी से सारे बच्चे जैसे ड्रीम बना लेते हैं, खासकर साइंस स्टूडेंट के कि आईआईटी जाना है। तो मैंने भी डायरेक्ट आईआईटी बॉम्बे का ड्रीम बना लिया था। मुझे पता भी नहीं था एक्चुअल कंपटीशन कितना है, उसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। बस ऐसे कर लिया कि बस जो पढ़ा रहे हैं उसी को अच्छे से पढ़ना है और उससे आईआईटी का आईआईटी क्लियर हो जाएगा। तो नहीं हुआ, क्लियर तो नहीं हुआ। काफ़ी जब एडवांस का पेपर दिया फर्स्ट टाइम, तब एक्चुअल में झटका लगा कि यार ये काफ़ी टफ आते हैं पेपर एडवांस के और वो सीबीएसई की पढ़ाई से तो ऑलमोस्ट मुश्किल है कवर करना। मतलब काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज लगता है, काफ़ी एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए आपको। आपको वैसे कोचिंग लेनी पड़ेगी। मुझे एटलीस्ट मुझे ऐसा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से लगा कि आप ऐसी कोचिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके आप गोल बना सकते हैं कि मुझे एडवांस क्लियर करना है, वरना काफ़ी मुश्किल है सिर्फ सीबीएसई की पढ़ाई करके एडवांस क्लियर करना। सिलेबस ही काफ़ी अलग है, काफ़ी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स वो डिमांड करते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा टॉपिक्स वो डिमांड करते हैं। तो वही ऑफ कोर्स नहीं क्लियर हो पाया, लेकिन ट्रिपल एमयूटी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और मतलब हम लोग
ओरिजिन हमारा यहीं का है, यूपी का ही है, गोरखपुर का ही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ का भी एग्ज़ाम दिया था, वहाँ से 12th कंप्लीट करने के बाद और ये मेरा क्लियर हो गया, तो मैंने ट्रिपल एमयूटी जॉइन कर लिया। मतलब मैम फिर आप आपकी स्कूल लाइफ के बाद आपके तो कॉलेज जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था कॉलेज में? क्योंकि आप जब यही की रहने वाली तो कहीं ना कहीं ट्रिपल एमयूटी के बारे में पहले से आपके पास इंफॉर्मेशन वगैरह रही होगी, तो उस बेस पे बताइए पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा? ओके, कितना इन्फॉर्मेशन था मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि मैं 12th तक गांधीनगर में ही थी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन ट्रिपल एमयूटी का तो बिल्कुल नहीं था। बस मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स रहते थे और मेरे मेरा जो मेरा जो न्यूक्लियर फैमिली है, लाइक मेरे पापा मम्मी हम सब तो गांधीनगर में रहते थे, बट मेरे दादा मेरे चाचा मेरे एक गोरखपुर में रहते थे, तो उन्होंने मुझे कहा ट्रिपल एमयूटी का एग्जाम देने के लिए, अच्छा कॉलेज है और अगर मिल गया तो घर से नजदीक रहेगा। मेन रीजन ये था घर से नजदीक रहे, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते थे कहीं हॉस्टलर में भेजना या किसी और स्टेट में भेजना, लाइक घर वालों का रहता है ना कि घर से मिल जाए तो बेटर रहेगा। तो मुझे पता नहीं था कितना अच्छा कॉलेज है क्या है वगैरह, बस घर वालों ने सजेस्ट किया तो मैंने एग्जाम क्लियर भी हो गया। फिर फर्स्ट डे जब आई तो ट्रिपल एम यूटी असल में ऐसा कॉलेज है जो नहीं आपको आसानी से मिल जाए, लेकिन तो आपको तैयारी करनी पड़ती है एग्जाम्स की। और जो इंसान तैयारी कर रहा होता है ना, वो ट्रिपल एमयूटी का एम तो बिल्कुल नहीं रखता है। अगर वो तैयारी कर रहा है तो वो एम रखा होगा उसने आईआईटी का या एनआईटी का। तो ट्रिपल एमयूटी कॉलेज जो है वो बीच में लाई करता है, ना खराब में ना एकदम टॉप में, एवरेज से थोड़ा ऊपर है। तो जो भी जिनका भी मुझे ऐसा लगा मेरे टाइम में फर्स्ट टाइम में जिनका भी इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था, सब तैयारी करके आए थे, सबने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की थी। और क्योंकि सबने तैयारी की थी तो सबके लिस्ट में या एम में आईआईटी या एनआईटी था, ट्रिपल एमयूटी तो बिल्कुल नहीं था। तो ये भले ही अच्छा कॉलेज था, लेकिन उसके बाद भी कोई खुश तो नहीं था यहाँ पे आके। सब लोग फर्स्ट ईयर में यही पूछ रहे थे एक दूसरे से। फर्स्ट डे में हमारा सबसे यही बात चल रहा था, अच्छा कितना रैंक आया था जेई में, तेरा कैसे रह गया, तेरा क्यों रह गया, तेरे कितने मार्क्स से रह गया, ट्रिपल एम यूटी में आके क्या करना है, ये बात तो बिल्कुल नहीं चल रही थी। बस ये इवन हम लोग तो कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग तो ये भी सोच रहे थे नेक्स्ट ईयर एक बार और ट्राई करें, एक बार और ट्राई करेंगे आईआईटी का या जेई का। तो फर्स्ट फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक ऐसा ही चला। बस अपनी सब बैकग्राउंड स्टोरी बता रहे थे, किसने कितनी तैयारी की थी, कौन कितने मार्क्स से आया वगैरह ये सब। तो मैम अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि आपका कॉलेज लाइफ में फन मोमेंट कितने आए, अपने कॉलेज में मस्तियाँ कितनी आई थी। और पहले हम एकेडमिक सेक्शन को पहले कवर करते हैं। तो सबसे पहले सीएस में होता है कि डीएसए और सीपी को, तो आपने उसको कैसे स्टार्ट किया अपने एकेडमिक से? ओके, क्योंकि कॉलेज अब जब कॉलेज मिल गया तो उसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं मिला था हमें कि क्या करना है क्या नहीं। बस इतना पता था कंप्यूटर साइंस मिल गया है और ये उस टाइम टॉप ब्रांच थी, तो बस खुश थे, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं था कि अभी क्या करना चाहिए इसके बाद। हमें लगा कि बस जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं बस वही पढ़ना है और देन एग्जाम देना है। एटलीस्ट मैं और मेरे जो फ्रेंड्स थे वगैरह हम लोग को कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो वहाँ बहुत टाइम हो गया हमें कोडिंग स्टार्ट करते करते काफी लेट हो गया था एक्चुअली। हमें नहीं पता था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो पूरा फर्स्ट ईयर तो हमने सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई की है, जो प्रोफेसर्स ने पढ़ाया या जो भी सब्जेक्ट्स हमने लिए सिर्फ वो किया है। और उसके अलावा और जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत कम पढ़ना रहता है कॉलेज के लिए, तो उसके अलावा जो भी आपका टाइम बचता है पूरा हमने बस कॉलेज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, या फिर टाइम पास किया है या फिर एंजॉय किया है, फन किया है। लेकिन कोडिंग तो बहुत लेट हो गया था, आई गेस पूरा सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट की होगी या फर्स्ट ईयर के एंड में। काफी लेट हो गया था मुझे कोडिंग स्टार्ट करते हुए। मैम जो स्टूडेंट इस समय सीएस और आईटी में, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि कोडिंग स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट ईयर में थोड़ा टाइम मस्ती में भी देना चाहिए? ओके, नहीं मस्त देखिए, आप कुछ भी करें, आप कैसी भी तैयारी करें, कितना भी पढ़ाई करें, आप साथ में मस्ती तो कर ही सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप
या तो सिर्फ कोडिंग कर सकते हैं, या तो सिर्फ मस्ती कर सकते हैं, या सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, या सिर्फ मस्ती कर सकते हैं। सारी चीजें आप साथ में कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है, आपके पास डायरेक्शन है, आपको पता है कि आप सीएस के हो, आईटी के हो, तो कोडिंग कितनी जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, कोडिंग जरूरी ही है, क्योंकि वो एक बैकबोन है पूरे सीएस ब्रांच का। तो आपको जितनी जल्दी पता चल जाए, आप तभी स्टार्ट कर दो। तुरंत स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ईयर में अगर आपको पता चल गया, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दो। कभी भी स्टार्ट, अगर सेकेंड ईयर से पता चल रहा है, जब भी आपको नॉलेज आ रहा है, जब भी आपको पता चल रहा है, आपको तभी से कोडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो मस्ती नहीं हो सकती। दोनों पैरेलली आप कर सकते हो, बस लिमिट लगाना है आपको, कितना मस्ती करना है, कितना पढ़ाई करना है। अगर मैम जैसा कि आपने बोला कि आपने सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में लगभग स्टार्ट करा था कुकिंग, एंड आपके हिसाब से वो काफ़ी लेट था। बट अभी साथ के देखें तो कुछ लोग हैं जैसे वो थर्ड ईयर में स्टार्ट कर रहा है अभी आके, विदाउट मतलब पहले क्लैरिटी नहीं थी उसकी वजह से वो अभी स्टार्ट कर रहा है। तो आप उन पे क्या कहना चाहेंगे, थर्ड ईयर के बिगनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या वो लेट है? ओके, देखिए, बहुत लोग सिर्फ 6 महीने की डीएसए प्रैक्टिस या कोडिंग से भी अच्छी अच्छी कंपनीज क्लियर करते हैं। सिर्फ 6 महीने से मतलब वो पूरी स्ट्रैटेजी पे आ जाता है। पूरे आपका, आप किस स्पीड से नॉलेज को गेन करते हो, कितने स्पीड से आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने सिर्फ 6 महीने में करके पूरी कोडिंग अच्छे से प्रैक्टिस करके उन्होंने कंपनीज क्लियर किया है। और बहुत लोग हैं जो फर्स्ट ईयर से करते हैं बहुत, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उन्होंने फर्स्ट ईयर से ही चालू कर दी होती है। काफी अच्छी रैंकिंग होती है उनकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, लेकिन स्टिल किसी रीजन से, किसी ना किसी लक के कारण या कैसे भी उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाता इंटरव्यूज के टाइम। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप थर्ड ईयर में बहुत लेट हो जा रहे हो, या फिर सेकेंड फर्स्ट ईयर से करोगे तभी पॉसिबल है। नहीं, 6 महीने में भी लोग करते हैं, तो थर्ड ईयर से भी आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस कभी भी करो। कोडिंग का ना, मैं एक बताती हूँ, कोडिंग का एक प्रॉब्लम होता है। आप जब स्टार्ट करते हो ना, आपको आपको ना एक ही पेस में, एक ही स्पीड में ना स्टार्ट करके खत्म कर देना होता है। मतलब अगर आपने, मान लेते, मेन प्रॉब्लम लोगों के साथ, मेन इशू क्या होता है, मैंने बहुत नोटिस किया है, मेरे साथ खुद भी हुआ है। लोग स्टार्ट करते हैं, तो इससे कोडिंग्स में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। सबसे पहले एरेज से लोग जनरली स्टार्ट करते हैं, देन लिंक लिस्ट पे जाते हैं, देन बाकी डेटा स्ट्रक्चर पे जाते हैं। तो क्योंकि वो काफी वास्ट सिलेबस होता है, काफी टाइम लगता है, तो लोग क्या करते हैं, एरेज जोश में स्टार्ट किया, एरेज कंप्लीट किया, देन नेक्स्ट लिंक लिस्ट पे गए, इतना करके। और इतना करने में लोगों को 1 महीना लग जाता है। लोग उससे कम में भी कर लेते हैं, लेकिन लोग जनरली 1 महीना लग जाता है फिर, और उसी में इतना टाइम लगा देते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग में जोश ज्यादा रहता है। इसी में इतना टाइम लगा देते हैं, 1 महीना हो गया, एंड देन 1 महीने के बाद फिर छूट जाता है। और अगर कोडिंग के प्रैक्टिस जब आपके बीच में छूट जाती है ना, तो कोडिंग के साथ खासकर ऐसा है, अगर वो बीच में छूट गया, तो जब आप वापस स्टार्ट करते हो, आप तो आपको फिर से शुरू से स्टार्ट करना रहता है। वो कोई ऐसा सिलेबस, कोई थियरी तो है नहीं कि आपने इतना पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम मैं 1 साल बाद, 1 महीने बाद पढ़ूंगी, तो मैं रिवाइज कर लूंगी, देन आगे का पढ़ूंगी। वो पूरा प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस जब आपके बीच में छूट जाती है ना, तो फिर से वो स्किल लाने में फिर से आपको वही प्रैक्टिस वापस करनी पड़ती है। और यही दिक्कत आता है लोगों के साथ। इसीलिए लोग कहते हैं कि मुझे 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, और इसीलिए कुछ लोग 6 महीने भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो 6 महीने में उन्होंने लगातार किया है, बिना किसी गैप के, बिना किसी ब्रेक के, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, खूब प्रॉपर क्वेश्चन को चूज करके। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन तो 3,000 मिल जाएंगे आपको, पर वो 3,000 में से अगर एक टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट वो एक टॉपिक से आपको सिर्फ 10 ही करने चाहिए थे, बाकी सारे उसी के वेरिएशन है। तो कोडिंग को आपको एक सिलेबस की तरह ट्रीट नहीं करना है, बाकी सिलेबस की तरह कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया नहीं। आपको एक ही साथ स्टार्ट करिए, और फिर एक ही साथ खत्म करिए, और फिर प्रैक्टिस करते रहिए, रोज एक क्वेश्चन लगाते रहिए। जब वो छूट जाता है ना, इसके कारण लोगों का टाइम बढ़ जाता है। और जो लोग थर्ड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। बहुत लोग करते हैं, उससे लेट भी लोग करते हैं, उससे बेटर बेटर परफॉर्म करते हैं। लेकिन बस यही है, अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो बीच में छोड़िए मत, बस उसी के साथ कंटिन्यू मतलब करते इसको जाइए। अगर एक लाइन में समाप्त करें तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी और इस प्रॉपर स्ट्रेटजी, अगर हो तो कभी भी किया जा सकता है। हाँ, अब इसका मतलब ये भी नहीं आप लास्ट के 1 महीने में कर रहे हैं वो लेट हो जाएगा। 1 साल 6 महीना इनफ है, अगर आपने प्रॉपर डायरेक्शन है तो। देन आते हैं आपकी गेट प्रिपरेशन पे।
तो मैम एज ए सीएस स्टूडेंट ये गेट की प्रिपरेशन थोड़ी यूजुअल तो नहीं है, क्योंकि सारे लोग कॉर्पोरेट के लिए ही जाते हैं सीधे जॉब्स के लिए। एंड आपका आपने गेट प्रिपरेशन भी करा है डीएससी के साथ में, तो ये कब डिसाइड करा और क्यों डिसाइड करा कि गेट प्रिपरेशन भी करनी है? ओके। तो मैंने जैसे बताया फर्स्ट ईयर तक तो मैंने बस कॉलेज की पढ़ाई की और एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट वगैरह किया। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ही लॉकडाउन लग गया था। तो घर पे थे सब लोग और जब सब लोग घर पे थे तो पूरे क्लास में बैचमेट्स, फ्रेंड्स वगैरह सबने एक्स्ट्रा चीज़ें करना स्टार्ट कर दी थी। कोडिंग स्टार्ट कर दिया था, इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया था, सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब देख के फिर थोड़ा फोमो आता है कि यार हमें भी स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने तब जाके प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट की होगी सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में। कोडिंग वगैरह स्टार्ट किया और उसके साथ देखा सर्टिफिकेट्स लोग कलेक्ट करने लगते हैं हर एक सब्जेक्ट की बहुत जगह से, इंटर्नशिप वगैरह ये सब। तो वो सब मैंने किया होगा लगभग 1-2 महीने या 2-3 महीने कोडिंग वगैरह ये सब। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट 2-3 महीने के बाद ही मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है। मुझे नहीं पसंद आ रही थी कोडिंग या जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग खासकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो मुझे बस और मुझे नहीं फील हुआ कि मैं अभी कॉर्पोरेट में जाने के लिए इतना इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने बाकी फील्ड्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। बाकी फील्ड्स क्या-क्या हैं कॉर्पोरेट के अलावा। तो और मेरा बहुत पहले से ही मन था इसरो साइंटिस्ट का हमेशा से बस मन था कैसे जाना है वो सब कुछ नहीं आइडिया था। लेकिन तो उसी लॉकडाउन में ही मैंने देखा अच्छा इसरो की तैयारी कैसे करते हैं वगैरह इसरो या किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो मेन मेरा जो गोल था वो इसरो से ही स्टार्ट हुआ था। तो मैंने देखा कि इसरो का अपना एक एग्जाम होता है, पहले रिटन एग्जाम होता है एंड देन उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। और फिर देखा कि वो जो रिटन एग्जाम है वो गेट से ही एकदम सिमिलर होता है। मीन्स अगर आपने गेट की तैयारी कर ली है तो आपका वो एग्जाम भी निकल जाएगा। और गेट की तैयारी कर ली है तो बाकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं पीएसयूज या बीएआरसी डीआरडीओ उनका भी रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये सब करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे गेट इन शॉर्ट मुझे गेट की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर मेरा गेट की मैंने तैयारी कर ली तो उसके थ्रू मेरा मैं इसरो क्लियर कर सकती हूँ। इसरो या बीआरसी डीआरडीओ इन अगर इसमें सिलेक्शन हो गया देन वेल एंड गुड। अगर नहीं भी हुआ तो मैं गेट के थ्रू मैं एक अच्छी आईआईटी ज्वाइन कर लूँ। या सेकेंड ईयर के एंड में मैंने ये गोल बनाया कि ठीक है कॉर्पोरेट को अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर मैंने गेट की तैयारी स्टार्ट की और ये रीजन था मेरा गेट की तैयारी स्टार्ट करने का। सेकेंड ईयर के एंड में? हाँ सेकेंड ईयर के एंड तक ऑलमोस्ट। मैम आपने उस साथ में डीएसए भी करा था? जैसे मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है मैंने सेकेंड ईयर में की थी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद जब गेट पे मन बन गया तो मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग छोड़ दी। लेकिन गेट में भी डीएसए आता ही है। तो डीएसए मैंने पढ़ा, थियोरेटिकली किया और कुछ क्वेश्चंस भी लगाए लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग छोड़ दी थी अपने। तो मैम जैसा आपने कहा कि जब आप स्टार्टिंग फेज में थी कोडिंग में तो आपको भी था कि सर्टिफिकेट थोड़ा सा मिल जाए। और तो सीएस में सर्टिफिकेट का वैल्यू सच में होता है कि बच्चे बस ऐसे सोचते हैं कि सर्टिफिकेट मेरे पास होना चाहिए? देखिए सीएस देखिए पहले तो आपको कोई भी कंपनीज आती है उनका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें पहले तो उनका कोडिंग ग्राउंड होता है। कोडिंग ग्राउंड में के लिए तो आपको डीएसए स्किल्स वगैरह ये चाहिए रहेगा। उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में वो फिर से आपसे या तो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि फिर से या तो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं या तो डीएसए के होते हैं। या फिर या फिर आपने अपने रिज्यूमे में जो भी डाला होगा उससे पूछते हैं। अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स डाले होंगे उससे रिलेटेड पूछेंगे। अगर आपने सर्टिफिकेट्स डाला है अगर आपने डाला है अगर वो अच्छा सर्टिफिकेट है कि मैंने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से मैंने ये नॉलेज किया है तो ऐसा नहीं आपका बस वो सर्टिफिकेट देख के इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर आपने मेंशन किया है तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पा रहे हैं देन फायदा हुआ आपका सर्टिफिकेट इंक्लूड करने का। एंड सेम विथ इंटर्नशिप टू। इंटर्नशिप भी अगर आपने डाला है तो ऐसा नहीं बस इंटर्नशिप देखा एंड देन वो इम्प्रेस हो गए कि अच्छी जगह से इंटर्नशिप किया नहीं। आपने अगर इंटर्नशिप किया है तो आपको उसे जस्टिफाई भी करना है कि मैंने इंटर्नशिप किया है मैंने ये काम किया है।
उनके वो जो क्वेश्चन और आपने जो भी इंटर्नशिप किया है, आपने जो भी सर्टिफिकेट्स कलेक्ट किए हैं, अगर वो उनके रोल से मैच कर रहा है, मतलब जिस रोल के लिए वो हायर कर रहे हैं, तो आपके लिए वो थोड़ा सा फायदे में है। वो भी तब जब आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, वरना सिर्फ मेंशन कर देने से, सिर्फ लगा दे, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, मेरे टाइम पे भी बहुत लोगों ने किया था। बहुत छोटे मोटे सर्टिफिकेट, नॉर्मल सर्टिफिकेट, सिंपल सर्टिफिकेट, C++ के सर्टिफिकेट उन्होंने कलेक्ट कर रखे हैं, मैंने यहाँ से कंप्लीट किया है, वहां मीनिंग नहीं है इन सब का, बिल्कुल मीनिंग नहीं है। मैंने यहाँ से ये सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, उसके लगा दिए, कोई मीनिंग नहीं है। आपका एक कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने कोई अच्छी कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो उसको लगाइए, लगाने के बाद भी आप उसको जस्टिफाई कर पाए, आपके पास इतना नॉलेज होगा, तो आपके तो जाके वो फायदा मिलता है। एट द एंड आप वही डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा गया। अगर आपने नहीं भी लगाया है, तो भी आपने अपने रिज्यूमे में आपने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए होंगे, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। उसके बेसिस पे भी काफी इंप्रेशन मिलता है कि मैंने जो प्रोजेक्ट्स लगाए मैंने उसी को बहुत अच्छे से किया है, उसी को मैंने खुद से इम्प्लीमेंट किया है, उसके उसका जो भी बैकग्राउंड नॉलेज था वो मैंने अच्छे से किया है। सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और फिर मैम जैसा आपका गेट जैसा आपका रैंक रहा था जो कि 288, जो कि बहुत शानदार स्कोर है, एंड सॉरी बहुत ही शानदार रैंक है। आई गेस आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही होगी उस टाइम पे, तभी अच्छा रैंक आ पाया था। तो आप मैम एक जैसे कोई भी अगर सीएस का स्टूडेंट है जो कि पहली बार सोच रहा है गेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए एक रोड मैप बता दीजिए फ्रॉम स्क्रैच कि वो क्या क्या करे और कब कैसे करे विथ योर एक्सपीरियंस, कि उसको उसका प्रोसेस जो है गेट प्रिपरेशन का वो बहुत स्मूथ हो। तो मैं ये जो भी डायरेक्शन बता रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गेट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ, अगर आपको गेट अच्छी रैंक से क्लियर करना है तो। देखिए करने वाले 6 महीने, अगेन गेट भी 6 महीने में लोग क्लियर कर देते हैं, 200 300 की रैंकिंग ले आते हैं, एक साल में भी करते हैं, और लोग पूरा बीटेक भी तैयारी करते हैं, डिपेंड करता है। और सिर्फ ये सीएस के लिए बता रही हूँ। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, तो जो इसके जो सबसे अ, जो सबसे मेन सब्जेक्ट्स हैं वो है मैथ्स, डिजिटल लॉजिक्स और एप्टीट्यूड। मैथ्स में मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी काउंट कर रही हूँ। और तो ये जो है ये बेस है पूरे गेट सीएस का। इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैंने ये गलती की थी, मैंने मैथ्स को काफी लास्ट में किया था, मैंने एकदम लास्ट में जाके मैथ्स को कंप्लीट किया था। और जब मैंने ये मैथ्स कंप्लीट किया तो मैथ्स में जैसे कॉम्बिनेशंस भी पढ़ाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भी काफी कॉन्सेप्ट आते हैं, और यही सारे कॉन्सेप्ट ना बाकी सब्जेक्ट्स में लगते हैं उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और क्योंकि मैंने ये लास्ट में किया था तो मुझे काफी दिक्कत आई थी जब बाकी सब्जेक्ट्स में सीओए या ओएस में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते थे जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट लगते थे, पीएनसी के कॉन्सेप्ट लगते थे, ये प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट लगते थे, तो वो क्वेश्चन नॉलेज होते हुए भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता था मेरे से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये सारे बेसिक सब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले खत्म करना है। एंड देन उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स पे जाइए, सीओए, ओएस, डीबीएमएस, सीएन वगैरह। इसमें भी मैं कहूंगी जब आपने बेसिक सब्जेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट आप स्कोरिंग सब्जेक्ट पे जाइए। स्कोरिंग सब्जेक्ट से हमारा कंपाइलर और थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये दोनों काफी कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट्स हैं, और स्कोरिंग भी है। काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से। अच्छे क्वेश्चन मतलब इतना डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है इन सब्जेक्ट्स को, बस अच्छे से जो भी जिस जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उधर से ऊपर से पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं। देन ये स्कोरिंग पे जाइए। एंड देन लास्ट में ये डीबीएमएस भी आप स्कोरिंग में काउंट कर सकते हैं, वो भी इजी सब्जेक्ट है प्लस स्कोरिंग भी है। एंड देन लास्ट में आप थोड़े चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स को रखिए जो कि है सीएन, सीओए और ओएस। ये तीनों सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली थोड़े चैलेंजिंग है। तो जब तक आप इस पे आएंगे तब तक आपका अच्छा वेटेज कवर हो चुका होगा, तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगी। आपने ऑलमोस्ट गेट का 60% कवर कर लिया होगा, बचे हुए 40% को फिर आप आराम से करते रहिए। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे ठीक लगती है। मैम ये स्टार्ट तो करना चाहिए, जैसे आपने स्टार्ट करा था थर्ड ईयर के सॉरी फोर्थ सेमेस्टर में, तो एक अगर किसी आइडियली कोई स्टार्ट करना चाहे कि कब से स्टार्ट करे कि वो थर्ड ईयर का भी एग्जाम टारगेट कर पाए, फाइनल ईयर तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए।
अगर सीएस का वो कर रहा है तो सीएस में तो कॉलेज से कोई दिक्कत होती नहीं है। मैं ट्रिपल एमयूटी की बात कर रही हूँ, ना किसी सब्जेक्ट्स में। कुछ ऐसा नहीं है कि सब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ रहा हो, या प्रोफेसर आपसे कुछ ज्यादा डिमांड कर रहे हो, टाइम डिमांड कर रहे हो, या ना ही कोई ऐसा असाइनमेंट होता है। तो आपके पास टाइम ही टाइम रहता है। ठीक है। अगर आप कॉर्पोरेट की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो प्लेसमेंट्स की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप फाइनल ईयर से भी स्टार्ट करोगे तो भी हो जाएगा। कंडीशन यही है कि आपको लगातार लगे रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। वरना थर्ड ईयर से स्टार्ट करो तो भी इनफ टाइम है आपके पास, इनफ मोर देन इनफ टाइम है आई गेस। ठीक है, थर्ड ईयर से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, छोड़ना नहीं है। बीच में छोड़ दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैम जैसा कि आपने बोला कि जो कॉर्पोरेट का तैयारी कर रहा है उसके लिए थोड़ा रोड मैप अलग है। तो कॉर्पोरेट का प्रिपरेशन और गेट की प्रिपरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता कॉर्पोरेट में क्या क्या होता है? डीएसए पढ़ना ही है, जो गेट वाले भी पढ़ते हैं, प्लेसमेंट वाले भी पढ़ते हैं। लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपको फिर उसको अप्लाई भी करना रहता है। जो लोग करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह, ये गेट वाले जनरली नहीं करते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट आ गया प्लेसमेंट वालों को प्रोजेक्ट्स बनाने रहते हैं काफी अच्छे अच्छे। एटलीस्ट दो तीन अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको बना के रखने हैं ताकि आप अपने सीवी में मेंशन कर सकें। और क्योंकि आप प्लेसमेंट में है तो कोशिश करते हैं कि आपके पास एक इंटर्नशिप भी हो, एक अच्छी जगह से इंटर्नशिप हो। थोड़े सर्टिफिकेट्स इतना, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट मैं एक सर्टिफिकेट डालूं, मैं सीवी में कुछ मेंशन करूं, कुछ पॉइंट्स हो मेरे पास बताने को। तो ये इंटर्नशिप करना, सर्टिफिकेट करना, या फिर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना, यही करते करते ये काफी टाइम डिमांड करता है आपका। तो इसके साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गेट की भी तैयारी करना। फिर भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत लोग हैं अच्छा प्लेसमेंट भी लाते हैं, देन गेट भी क्लियर करते हैं। करने वाले कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों में बस एक ही चीज कॉमन होती है, वो है डीएसए। उसके अलावा दोनों का डायरेक्शन एकदम अलग अलग है, बहुत अलग अलग है दोनों का डायरेक्शन। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप थर्ड ईयर से दोनों करने की कोशिश, अगर आपको दोनों करना है तो थोड़ा सेकेंड ईयर से स्टार्ट करिए, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करिए। थर्ड ईयर से ही दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसा उन्होंने अभी पूछा कॉर्पोरेट फील्ड का, तो आपने बार बार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का नाम लिया, तो ये एक सीएस के स्टूडेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, सीएस और आईटी के स्टूडेंट्स के लिए? ओके। देखिए प्लेसमेंट में लोग क्या पूछते हैं, मैंने पहले बताया, पहले कोडिंग राउंड होता है। सो कोडिंग राउंड में आप क्वेश्चन तभी सॉल्व करोगे जब आपने उतनी प्रैक्टिस कर रखी हो, कोडिंग क्वेश्चंस लगा रखे हो वगैरह। तो फिर से प्लस यहाँ पे आ गया आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में भी वो आपसे ज्यादातर एक क्वेश्चन ही आपको देते हैं, कोडिंग क्वेश्चन ही देते हैं सॉल्व करने के लिए, और आपको उनके सामने सूडो कोड लिख के बताना रहता है या फिर अपना कॉन्सेप्ट बताना रहता है कि मेरा ये अप्रोच है, मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, देन मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा, इसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वगैरह ये सब। तो ये भी आपसे तभी हो पाएगा जब आपने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रखा हो। एट द एंड पूरे प्लेसमेंट का जो एक सम अप करूं तो उसमें 80% वेटेज आपका कोडिंग नॉलेज ही है। आपका कोडिंग नॉलेज कितना है, प्लस एक्स्ट्रा डिस्कशन की जो चीजें आती हैं वो सिर्फ इंटरव्यूज में आती हैं। वो एक्स्ट्रा डिस्कशन की चीजें हैं कि आपने प्रोजेक्ट्स क्या क्या बना रखे हैं, आपने अगर इंटर्नशिप की है तो कहाँ से की है, उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, क्या क्या सीखा वगैरह। तो ये बाकी की जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो थोड़ा 30-40% आ गई। वरना काफी ज्यादा वेटेज जो है वो कोडिंग नॉलेज ही कवर करता है। सो ऑफ कोर्स अगर आप सी एस आई टी प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हैं तो आपके पास कोडिंग नॉलेज काफी होना चाहिए, काफी अच्छे लेवल, काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इसको टाइम दीजिए अगर आप प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो। जैसे मैम लोग बोलते हैं कि डीएसए इनफ होता है, अगर डीएसए के क्वेश्चंस कुछ कर लिए, अच्छे लेवल पे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए तो वो प्लेसमेंट के लिए इनफ होता है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या करनी चाहिए सबको, या फिर वो मतलब वो एक एक्स्ट्रा एज देती है प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए वो तो? नहीं नहीं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन ही, मतलब मैं दोनों को मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप एक तरीके से देख सकते हो कि बाकी लोगों का लेवल कितना है। ऐसा नहीं कि वहां पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप करो, वहां पे आप अच्छी रैंकिंग बनाओ तो उससे आपको कुछ
फ़ायदा होगा, आपको बस यही फ़ायदा होगा कि आपकी स्किल्स बेटर हो रही हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज हो रहा है। वरना ऐसा जनरली नहीं होता कि आपने रैंक मेंशन कर दिया कि मेरी सीपी में इतनी रैंक आई है, तो उससे कंपनी आपको ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सीपी बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें आपको अपना लेवल पता चलता है, बाकियों के कंपैरिज़न में। बाकी लोग कहाँ पे हैं एंड देन मैं कहाँ पे हूँ। एक थोड़ा आप रिलेट कर पाते हो कि मुझे और कितना इम्प्रूव करना है। फिर दूसरा उसमें टाइम का काफ़ी आपको पता चलता है। टाइम का थोड़ा प्रेशर आता है क्योंकि उसमें टाइम टाइम लिमिट होता है कि मुझे इतने टाइम में क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। तो उससे बस आपको एक थोड़ा एक्चुअल थोड़ा रियलिटी पता चलती है, दूसरों के कंपैरिज़न में कि मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ। बस यही फ़ायदा होता है सीपी से, वरना तो टाइम है तो सीपी भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि सीपी करिए और उसमें अच्छा रैंक बनाइए, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका हो ही जाएगा। अगर आप रोज़ करेंगे सीपी तो आपकी रैंक अच्छी हो जाएगी। बट मेन गोल वो नहीं होना चाहिए कि आपको रैंक अच्छी करनी है। मेन गोल होना चाहिए कि आप जानिए कि बाकी लोग कहाँ पे हैं, मैं कहाँ पे हूँ रिलेटिवली। बेसिकली अगर इसको सम अप कर दें मैं आपको, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिर्फ़ एक वो बताता है कि हम कितना आगे हैं या फिर कितना पीछे हैं, हम कितना अभी अपनी स्किल्स पे और काम करना है। तो मैम हम अब स्टार्ट स्टार्ट करते हैं करते हैं आपकी आपकी इसरो इसरो की जर्नी।